तो क्लास 6 वाले, तो आज हम बात करेंगे आपको मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की। भाई 10 बज गए हैं देखो मेरी घड़ी में। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम आपसे बात की थी कि लेंथ इज मेजर्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और ऑब्जेक्ट। 2 पॉइंट के बीच के दूरी को हम मेजर करते हैं, नापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज ए मीटर विच इज रिटन एज एम, मीटर, और जिसको किससे लिखते हैं, एम से। दस द मेजर्ड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ए नंबरल पार्ट, हाँ एक वर्ड आया भाई, नंबरल पार्ट और वैल्यू पार्ट। तो 5 मीटर। भाई हम लोग के पास से ये स्कूल से जंक्शन कितना दूर है, तो क्या बोलेंगे 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर, 5 जो होता है एक नंबरल पार्ट है और मीटर क्या है, एक यूनिट पार्ट है, यूनिट है। ठीक है। अगर मान लो हम पूछें ये कितना है, तो क्या कहेंगे आप, 15 cm सर, 15 cm। तो 15 क्या है, नंबरल पार्ट है, और cm क्या है, मेजरमेंट यूनिट है। इफ द लेंथ ऑफ टेबल इज 3 मीटर, इट मीन्स दैट मीटर लेंथ इज स्पेशल 3 टाइम्स multiple and submultiple of length. For measurement of large quantity, multiple of fundamental unit are used. For example, the distance between two cities will be a very large value if measured in meter. 2 शहरों की दूरी मान लो भाई, हाँ याद आ गया मुझे, छपरा से पटना। तो छपरा से पटना अगर कहें कि छपरा से पटना कितना दूर है, तो क्या कहोगे सर, 8000 मीटर है, यानी 80 किलोमीटर। कॉमन है क्या 80 किलोमीटर भाई। अब देखो ऐसा नहीं पूछना कि सर 85 किलोमीटर है, हम एक रेट बताते हैं 80 किलोमीटर, करीब करीब मेरी जानकारी से है। तो 80 किलोमीटर, तो किलोमीटर में, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000। तो क्या कहेंगे, 80,000 मीटर। और फिर हम आपसे पूछेंगे भैया एक बताओ आपके शर्ट कितने में बनते हैं, कितने में बनते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 2 किलोमीटर सर, नहीं 2 मीटर। क्या कहेंगे, 2 मीटर। फिर हम आपसे पूछे भाई बताओ ये डस्टर है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आप किससे नापेंगे, स्केल से नापेंगे, और कहेंगे सर ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम 3 वर्ड बोले, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो एक स्टैंडर्ड वर्ड हुआ मीटर। मीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो हम इसको मल्टीपल या सब मल्टीपल भी कर देते हैं। सिमिलरली द measure a small quantity some multiple of fundamental unit is, for example the length of pencil box can be measured in centimeter which is 100th part of meter. सेंटीमीटर क्या है, मीटर का 100वां भाग है। हाँ अगर याद करेंगे आप तो जो लिखा है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। A simple way to remember the conversion of table is line मिली से डिगो में डेका है किलो। भाई सिंपल में याद करने का एक तरीका दिया है, मिली से डेसी में डेका है किलो। तो ये मुझे याद नहीं रहता ये डायलॉग, मुझे एक याद सिंपल तरीका है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बहुत एक पोएम की तरह है, याद रहेगा। क्या याद करोगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बस याद हो जाएगा। व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई बाई ईच, हाँ, और जब हम ऊपर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो डिवाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग लेंथ, हाँ एक बात है कि मेजरिंग लेंथ नापने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, तो हम एक्यूरेसी, एक बात देखो वर्ड है एक्यूरेसी, बहुत अच्छी बात है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, बिल्कुल सटीक। अब मान लो तुम्हें शर्ट सिलाना है और शर्ट की लंबाई तुम्हारी क्या है 20 या 35-40 cm है, और दर्जी क्या किया तुमको 50 cm का सी दिया, तो पहनोगे तो कैसा लगेगा बेटा, ऐसा लगेगा ना किसी दूसरे का पहन लिए हो, है कि नहीं। अब मान लो आपके जूते 6 नंबर से 7 नंबर आते हैं, और आप मेरे जूते 9 नंबर पहन लो, कैसा होगा,
अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि आप मेरे 9 नंबर जूते पहनेंगे और मेरे 9 नंबर जूते पहनेंगे तो आपके पैर में क्या होगा, सूटेबल लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक्यूरेट, सही सही चीज़ है नापने को, क्या होता है एक्यूरेसी। तो मेजरमेंट को नापने के लिए हाँ एक वर्ड आता है रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल। तो कोई चीज़ नापना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये डस्टर है ना, तो इस डस्टर को नापने के लिए क्या करेंगे, हम स्केल से नाप लेंगे। एक स्केल रखेंगे, 0 पॉइंट यहाँ रखेंगे, यहाँ फाइनल देख लेंगे कितना है। अब एक बात है कि तार, मान लो गोल तार है, ये चौक कैसा है, मेरा गोल है, तो इसका डायमीटर नापने के लिए हम एक फिगर, देखो स्क्रू गेज बोलते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट है इसका। ये इसको घुमाओगे तो इसको मेन स्केल बोलते हैं, इसको वर्नियर बोलते हैं। इसको घुमाओगे तो ये खुलेगा, और खुलेगा तो इसके बीच में वायर को रख देंगे, चाहे जिसको गोला चीज़ को रखना है, और फिर कसेंगे। देखो फिर विधान से दिखा दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर रखेंगे और फिर हम इसकी मोटाई जान लेते हैं। ये टेप, ये फीता टेप है बेटा, ये टेप होता है लंबी, किलोमीटर तक की लंबाई नापने के लिए। आप हाँ आप देखिए होगे ना, जब जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, जब लिखा रहता है पटना, यहाँ जब छपरा से चलोगे तो लिखा रहेगा पटना 80 किलोमीटर, फिर आगे जाओगे तो लिखा रहेगा पटना 79 किलोमीटर, फिर आगे जाओगे तो पटना 78 किलोमीटर। तो ये एक ही किलोमीटर पर एक माने ये जो होता है ना डिस्टेंस पिलर जो होता है, तो वो लिखा रहता है, और उस पर लिखा रहता है कि पटना जो आपका नियरेस्ट है वो या टारगेट है वो कितना दूर है। एक और आता है मेजरिंग टेप। हाँ एक बात याद आई मुझे, मैंने कहा कि आपको गोला चीज़ नापना है तो स्क्रू गेज, तो भाई बताओ आपके टेलर मास्टर अगर आपके गले का नाप लेना है तो क्या करेंगे भाई, गले का नाप क्या मेजरिंग स्केल से करेंगे तो मरिए जाएगा आदमी, है कि नहीं। तो उसके लिए एक टेप आता है, देखते हो फीता टेप, तो मेजरिंग टेप आता है, उससे क्या करते हैं कि बिल्कुल मूरा, भाई टेलर वाले को देते हो ना, बिल्कुल गला नापता है लोग, फिर चेस्ट नापता है लोग, फिर आर्म्स नापता है लोग, फिर लेंथ नापता है लोग, ठीक है, फिर रिस्ट नापता है लोग, तो फिर शॉर्ट के लिए बहुत सारे लेंथ नापता है लोग। तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, मेजरिंग टेप का होता है। स्टील टेप, अब देखो मान लो कि मेजरिंग टेप तो होता है क्या कि आप बिल्कुल चूँकि प्लास्टिक की होती है, या कहीं कहीं तो कपड़े के भी मिलता है, और जनरली प्लास्टिक की होती है। तो एक स्टील टेप आता है जो कि मान लीजिए इंजीनियर लोग खासतौर पर यूज़ करते हैं, आपके घर में भी यूज़ करते हैं। अब एक लकड़ी का लेना है, तो इसका एक किनारे देखिएगा ना ध्यान से, एक किनारे देखिए हुक टाइप का है, यहाँ ये पार्ट हुक की तरह है, तो यहाँ पर फंसा दिया और फिर लंबाई नाप लिया। अब है यूजिंग मीटर स्केल टू मेजर लेंथ एक्यूरेसी नापने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक्यूरेसी नापने के लिए हम किसी चीज़ के प्रॉपर पर, हम मान लीजिए कि कोई चीज़ है, ये बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की हमें क्या करना है, नापना है कि कितना लंबाई है। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, और स्केल में यहाँ पर क्या रखेंगे, ये किनारा है तो यहाँ 0 पर रखेंगे, क्योंकि स्केल थोड़ा 0 से आगे तक होता है। फिर यहाँ मान लो कि 5 है, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई क्या है 5। कोई भी चीज़ में हम कहाँ रखेंगे, 0 पर रखेंगे। फिर इनिशियल क्या होगा, 0 पर रखेंगे, और फाइनल अगर 5 है तो हम कहेंगे इसकी लंबाई क्या है 5 cm। अब मान लो सिलेंड्रिकल चीज़ लेना है, मान लो एक ग्लास में पानी ले लिया, हाँ एक मेजरिंग ग्लास आता है बेटा, इसमें मेजर करने के लिए होता है। आप क्लास अगर चलती तो मैं लैब से लाकर आपको दिखाता। तो मान लो कि यहाँ तक पानी भर दिया, तो यहाँ तक भर दिया। एक बात मुझको बताओ, थोड़ा सा सुटेबल एक बात याद आ गई, इसको एक ऐसा पेन ले लो, इसको एक आँख से देखो कहाँ है, फिर इस आँख से देखो, फिर इस आँख से देखो, फिर इस आँख से देखो, तो इसका पोजीशन तुम्हें बदलेगा। ऐसे रखे, इस आँख को देखेंगे तो थोड़ा इधर दिखाई देगा, इस आँख को देखेंगे थोड़ा इधर दिखाई देगा, इस आँख को देखेंगे तो एक बात है, तो दोनों आँख से देखेंगे तो क्या होगा, इसका एक्यूरेट पोजीशन हमको दिखाई देगी। हाँ एक बात याद आ गई, और एक आदमी ने हमसे पूछा था कि ये बताओ एक आँख से 30 किलोमीटर दिखाई देता है, दो आँख से कितना दिखाई देगा। तो आपके जवाब अगर कॉमन भाषा में सोचेंगे तो सर पढ़ाते हैं ना जो मल्टीप्लाई, कि एक आँख से 30 किलोमीटर तो दो आँख से 60 किलोमीटर, बिल्कुल गलत है। एक दोनों आँख की दूरी एक ही जैसा दिखेगी, ठीक है, वो 30 देखा तो 30 दिखेगा। फिर एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि भगवान, अगर हम एक आँख से काम चलता तो भगवान हमको दो आँख काहे ले दिए,
है ना। भगवान दो आँख का दिए भाई, एक ही आँख से काम चलता है, एक ही आँख देते काम चल जाता, ऊपर लगा देते वो। अरे वो टीवी में देख रहे थे ना एलियन, आगे ही बरका चुके हैं बिग मैजिक में। एलियन हमको कहने बना दिए, दो आँख क्यों दिए? तो दो आँख देखने का सबसे बड़ा कारण है कि जो हम 3D चीज होती है, ये बॉक्स है, ये मान लो टेस्टर है, तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो एक आंख से अगर देखोगे तो आप इसमें 3D का मेजर नहीं करोगे, ठीक है। 3D जैसे होता है कि एक आंख से अगर देखोगे तो केवल लंबाई या चौड़ाई देख सकते हो, लंबाई और ऊंचाई देख सकते हो, ऊंचाई और चौड़ाई देख सकते हो। लेकिन दोनों आंख से देखोगे तो लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, यानी 3D तीनों डायमेंशन को तुम देख सकते हो। इसीलिए गॉड ने हमें दो आंखें दी, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम सिलेंडर देखने की। अब मान लो यहां से तुम देखें, तुम्हारा दोस्त देख लिया यहां से, उसकी आंखें यहां है, तो यहां से देखा तो ये उसको कहाँ नजर आएगा? थोड़ा नीचे आएगा। एक दोस्त क्या हुआ, नीचे से देख के बैठ गया, बैठ के देख रहा है, तो उसको कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। एक्यूरेट क्या है, हम ठीक इसके लेवल में अपनी आंख कर दें। क्या कर दें? अपनी आंख ठीक लेवल में करेंगे। अगर ऊपर या नीचे करते हैं हम अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अब देखो दूर से हमको ठीक वीडियो सामने बनाना है, हम ठीक सामने बैठेंगे, ऊपर होंगे मेरा चेहरा ऊपर, नीचे होंगे मेरा चेहरा नीचे, नहीं, नॉट परफेक्ट। बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट में सामने होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, वो चीज़ें अच्छी दिखाई देगी। तो पैरालॉक्स एरर, इसको क्या कहते हैं हम? An error can occur due to the wrong position of eye which taking the reading. The error is called parallax error. This error can be avoided by placing the object in such a way that the eye is exactly above the point where is the measurement is to be taken. और अरे हाँ देखो ना, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। इन केस ऑफ डैमेज जीरो, हाँ एक वर्ड है, मान लो स्केल टूट गया, मान लो ये स्केल है, ठीक है, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 भाई स्केल आपके पास भी है। मान लो आपका भाई झगड़ा किया, तोड़ दिया स्केल, आपका भाई झगड़ा करके क्या किया, मॉनिटर, आपके भाई झगड़ा करके स्केल को तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो क्या नापेंगे आपके? नहीं नापेंगे। हम कैसे नापेंगे आपको? हम यहां पर 2 3 वाले पर रख देंगे, ये ऊपर वाला बॉक्स को हम 3 पर रख देंगे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, मैं थोड़ा सा देखो लो और बढ़ा दे रहे हैं इसको, स्केल को, तो ये हो जाएगा ये 8 9 10, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अगर 3 पर हम रखेंगे तो ये कहाँ चलाएगा? 8 पर। 5 सेंटीमीटर का है तो कहाँ आएगा? क्योंकि 0 मेरा क्या हुआ, टूट चुका है। तो टूटेगा तो ऐसा फेंक थोड़े देंगे हम, नहीं फेंकेंगे नहीं, हम इसको कहाँ ले जाएंगे? 3 पर रखेंगे और फिर ये कहाँ आएगा? 8 पर आएगा। तो हम इस तरह फाइनल पॉइंट, इसको बोलते हैं बेटा, देखो थोड़ा सा साइंस में थोड़ा आगे की बात बताते हैं। शुरुआत को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट और अंतिम को बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन नंबर में फाइनल पोजीशन नंबर में इनिशियल पोजीशन नंबर को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमको एक्यूरेट लेंथ निकल जाएगा। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, हाँ बड़ा अच्छा वर्ड आ गया भैया, कर्व लाइन। आपको एक चीज है आपका एक दोस्त मिला नहीं, और वो क्या क्या किया, बोला अच्छा भाई आप मान लो, हाँ एक याद आ गया भाई कि हम लोग, एक बात है, हम लोग अपने नानी के यहाँ जाते हैं। देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कहाँ जाते हैं? सबसे प्यारा जगह तो नानी का घर होता है ना। तो नानी के घर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो पूछते हैं भाई कहाँ पढ़ते हो, क्या जवाब दोगे आप? संस्कृति द मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो और क्या पूछते हो लोग? साइंस पढ़ते हो? जी हाँ साइंस पढ़ते हैं। अब देखो बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे साथ जुड़ गई, साइंस पढ़ते हो तो साइंस टीचर का इज्जत है तुम्हारे साथ। अब क्या करेंगे? वो कहेगा ठीक है जरा लंबाई बताओ। लो जरा इसको नाप के बताओ।
बिल्कुल नाप देंगे। कैसे नापेंगे? एक धागा ले लेंगे। क्या लेंगे? धागा। ये धागा तो बेटा सब घर में मिलेगा। ये रील वाला धागा, तो रील वाला धागा लेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? धागा का एक छोर रखेंगे, ठीक है। फिर धागा को ऐसे एक उंगली से जैसे जैसे है वैसे वैसे हम इसको फैलाएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे? धागा को लिए, अब ठीक इसी पर धागा को हम घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमाएंगे नहीं, तो यहां जब आएगा तो एक गिट्ठा लगा देंगे धागा में। क्या लगा देंगे? गिट्ठा लगा देंगे। धागा मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे? धागा को लंबा कर देंगे, लंबा करके नाप देंगे कि लो भाई लेंथ हो गई। तो इससे क्या होगा बेटा जानते हो? तुम्हारी बुद्धिमानी की लोहा हो जाएगी, संस्कृति का लोहा हो जाएगा। मान लेगा नहीं, संस्कृति में साइंस की पढ़ाई होती है ना। तो अच्छा बात है। और हाँ, अगले दिन हम बात करेंगे आपसे रेस्ट एंड मोशन। देखो आज वीडियो देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। हम आज बात करेंगे कल बात करेंगे रेस्ट और मोशन, ये चैप्टर देखो, ठीक है। इस चैप्टर को कल पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा तुम मेरा एक काम कर देना, वो है कि इस चैप्टर को पढ़ के रखना। एक बार तुम खाली पढ़ लेना, जैसे मैं क्लास में कैसे करता हूँ रीडिंग, बेटा एक बार रीडिंग डाल देना, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। बस थैंक यू, आज इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 में पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। कल पढ़ाया गया था आप लोग को कारक पढ़ाया गया था कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं, ये पढ़ाया गया था। आज इसको कारक के जो भेद हैं उसको अलग अलग सबके बारे में आपको बताया जाएगा एक एक करके। तो कल बताया गया था कि कारक जो है किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद बताया गया था। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये सब बताया गया था आपको। अब हम पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध हो, कोई भी काम को करने का जब बोध होता है तो उसे कर्ता कहते हैं। अब इसका उदाहरण है कि हलवाई ने मिठाई बनाई, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा उपयुक्त वाक्यों में मिठाई बनाने वाला तथा कपड़े धोने की क्रिया क्रमशः है। यह हलवाई मिठाई बना रहा है, धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। ये क्या कर रहा है? कोई क्रिया कर रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है। दोबारा की जा रही हलवाई और धोबी क्रियाओं को करने वाले कर्ता हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो ने होता है। कर्ता की पहचान का क्या है भाई? कर्ता को कैसे पहचानेंगे हम? वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न के उत्तर से कर्ता कारक का बोध मिलता है। तो कर्ता की पहचान करने के लिए हमें वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न के उत्तर से कर्ता कारक का बोध मिलता है। अब है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कहने का मतलब एक वाक्य जो होता है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आप जानते हैं, पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे डाकिये ने पत्र दिया, पिंकी कुत्ते को पुचकारती है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः देने की क्रिया का फल पत्र पर तथा पुचकारने की क्रिया का फल कुत्ते पर पड़ रहा है। अतः उक्त दोनों में कर्म कारक है। कर्ता और क्रिया के स्वाधिक निकट कर्म होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, किंतु अप्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने लाल किला देखा, इस वाक्य में लाल किला कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया गया है।
कुछ वाक्यों में दो कर्म भी प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म। कभी कभी वाक्य ऐसा आएगा कि दो ठो कर्म होगा, लेकिन उसमें एक ही कर्म जो होता है मुख्य, उसी को हम लोग, और एक गौण होता है। अनु ने माता जी को पत्र लिखा। यहाँ पत्र मुख्य कर्म है, माता जी गौण कर्म है। अब है क्रम की पहचान। हम क्रम की कैसे पहचान करेंगे? वाक्य की क्रिया के साथ किया या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे क्रियाक्रम कहते हैं। तो इसके पहले कर्ता को पहचानने के लिए कौन और किसने का प्रयोग जब हम लोग करते हैं प्रश्न लगाकर प्रश्न को उत्तर के साथ, तब उसमें मालूम होता है। और क्रम की पहचान होती है क्या और किसको, जब इसका प्रयोग हम करते हैं प्रश्न करके जो उत्तर मिलता है उससे अपना अनुमान लगाते हैं कि ये कौन सा कारक है। अब है करण कारक। कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जो करने वाला है, जिस चीज़ का उपयोग करता है क्रिया को करने के लिए, उसे करण कारक कहते हैं। माँ ने माचिस से दीपक जलाया। माँ ने, इसमें सहायक क्या है भाई? किसके द्वारा हम लोग दिया जला रहे हैं? तो माचिस के द्वारा। प्रीति ने फूलों से रंगोली सजाई। किससे रंगोली सजाई? तो फूलों से। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः जलाने की क्रिया का साधन माचिस है तथा सजाने का साधन फूल है। अतः माचिस से, फूल से करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु कुछ स्थानों पर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे चित्र कूची द्वारा बनाया गया। पहचान, क्रिया किस साधन से हुई, प्रश्न के उत्तर में जो आता है वो क्रिया का करण का होता है। तो पहचान में क्या है? क्रिया जिस साधन से, कोई साधन का उपयोग कर रहे हैं तो वह करण कारक की पहचान है। अब है समाधान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, कर्ता द्वारा, करने वाले के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, जिसे कुछ या जिसे कुछ दिया जाए, वहाँ संपादान कारक होता है। मैंने कर्ता यानी करने वाला कोई काम कर रहा है इसको, और उसके बदले में उसे कुछ दिया जा रहा है, तो वो संपादान कारक है। जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाई, चाची जी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर कोई किसी को कुछ दे रहा है, जैसे नर्स रोगी को, पेशेंट को दवा दे रही है और चाची जी बच्चों के लिए खिलौना लाई। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः लाने और खरीदने की क्रियाएं जो है रोगी और बच्चों के लिए हो रही है। संपादान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को होता है। भिखारी को चादर दो। तो यहाँ भिखारी को हम कहीं देने की क्रिया कर रहे हैं, तो भिखारी को चादर दे रहे हैं, पक्षियों को दाना दे रहे हैं। तो इसकी पहचान होती है वाक्य की क्रिया पूर्व किसने, किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्रिया का संपादान है। इसका पहचान कैसे होगा? वाक्य क्रिया में पूर्व किसके लिए अगर हम लगाकर प्रश्न करते हैं तो इसका संपादान कारक होगा, ये तो जानेंगे। अब क्रम तथा संपादान कारक में क्या अंतर है? दोनों कारकों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रम कारक में को जुड़े शब्द को क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संपादान कारक को के लिए के वास्ते के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संपादान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ लेने करने का भाव प्रमुख होता है। ये दोनों में पहचान क्या होगा? तो क्रम कारक में हम को का प्रयोग करते हैं, इसमें भी को का, लेकिन इसमें क्या, संपादान में क्या है, किसी को कुछ देते हैं या लेते हैं, तो उससे हम पहचान करेंगे कि ये क्रम कारक है, ये संपादान कारक है। अब है अपदान कारक। जिस संज्ञा रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपदान कारक होता है। अब कोई संज्ञा शब्द से अलग हो रहा है तो उसमें अपदान कारक होता है। बच्चा झूले से उतर गया। अब यहाँ पर क्या है? झूले से जो चढ़ा हुआ था झूले से उतर गया, यानी कि अलग हो गया। बंदर पेड़ से कूदा, यानी कि पेड़ पर बंदर था, वहाँ से हट गया, अब उस पेड़ पर वो नहीं है, तो इसको अपदान कारक कहेंगे। जब कई संज्ञा जो है वो जब अलग हो जाएगा तो उसको अपदान कारक कहेंगे। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः बच्चे को झूले से तथा बंदर का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह जो होगा अपदान कारक का से होगा। तो जिन शब्दों से तुलना, भय, घृणा, निकलना
आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहलाते हैं। जैसे राम मोहन से बड़ा है, तुलना कर रहे हैं, से घृणा कर रहे हैं, मुझे गंदगी से नफरत है, भय मछली मगरमच्छ से डर गई, निकलना गंगा हिमालय से निकलती है। ये सारा उदाहरण जो है अपादान कारक का है। अब है पहचान, वाक्य क्रिया के पूर्व कहाँ से किस से जोड़कर प्रश्न का उत्तर अपादान कारक का बोध कराता है। अब है करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण तथा अपादान कारक में से प्रसर्ग प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से का प्रयोग साधारण रूप से होता है, किंतु अपादान कारक में से प्रयोग अलग होते हैं। ईर्ष्या, घृणा, तुलना आदि पंकट करने हेतु किया जाता है। जैसे उसे रंगों से पिचकारी की, ये करण कारक है। श्याम घर से बाहर आया तो अपादान कारक है। इसमें देखिए दोनों में से का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक जो है उसमें रंगों की पिचकारी और श्याम घर से बाहर आ गया। अपादान में है कि अलग होता है, और करण कारक में क्या होता है, उसमें हम लोग उसने रंगों से पिचकारी भरी। तो करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है। जैसे कि हम ये रंगों से, रंग जो है साधन है जिसका हम ये पिचकारी, ये रंगों से चितकारी की, तो रंग जो है उसे चितकारी कर रहा है, ये करण कारक है साधन के रूप में। और अपादान कारक के रूप में क्या है, उसमें से का प्रयोग जो है उसको अलग कर रहा है। यही दोनों में अंतर है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूसरे संज्ञा सर्वनाम पद के साथ संबंध ज्ञात हो, संबंध कारक। इसमें संज्ञा सर्वनाम के जब ये संबंध जोड़ेंगे हम एक दूसरे को, तो उसको हम लोग संबंध कारक बोलते हैं। वह कार का मालिक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। कार का मालिक कौन है, तो ये वह कार का मालिक है। ये वह जो है सर्वनाम है, मैंने कोई आदमी है जिसको वह करके हम लोग संबोधित कर रहे हैं, वह कार का मालिक है। यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है। इस कमरे की छत ऊंची है, तो हम कमरे से छत को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ जोड़ने का जो कारण होगा, संबंध होगा, एक दो संबंध स्थापित करेंगे, उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कार का वह सर्वनाम से तथा कमरे का संज्ञा शब्द का छत से संबंध पता चलता है, तो इसमें संबंध कारक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंधित शब्द पदों के माध्यम से होता है। अब है अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। तो अब अधिकरण कारक है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी जानते हैं, अब सर्वनाम भी जानते हैं, जिस रूप से क्रिया का आधार बोध, क्रिया का आधार जो होगा रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। इसमें मेन क्रिया का जो प्रधानता ही रहती है, उसको प्रधानता रहता है, उसको हम लोग अधिकरण कारक होता है। जैसे बच्चे कार में बैठे हैं, बंदर डाल पर झूल रहा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रिया का आधार स्थान होने के कारण अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर आदि होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः बैठने की क्रिया कार में और झूलने की क्रिया डाल पर हुई पहचान क्रिया के पहले किस में या किस पर लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में अधिकरण कारक का बोध मिलता है। अगर आपको जानना है पहचाना अधिकरण कारक, तो आप किस में और किस पर लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, आपको उसका ये मिल जाएगा कि ये अधिकरण कारक है, पहचान करेंगे हम लोग। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, क्रिया का बोध होता है। जैसे कि बच्चे कार में बैठे हैं और बंदर डाल पर झूल रहा है, इसमें मेन क्रिया का है। संज्ञा सर्वनाम के क्रिया के आधार पर हम लोग उसका ये जानते हैं कि अधिकरण कारक है। अब है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वो संबोधन कारक। संबोधन माने किसी को हम लोग संबोधन कर रहे हैं, किसी को हम लोग बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जैसे कि अरे वीरो आगे बढ़ो, हे ईश्वर इन्हें रोको। इन अन्य कारकों के प्रसर्ग शब्द के बाद लगते हैं, किंतु संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह सबसे पहले जुड़ते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में अरे वीरो तथा हे ईश्वर शब्द प्रसर्ग के बाद जुड़े हैं। ये विभक्ति चिन्ह अन्य प्रसर्गों से भिन्न है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओह, ए, ओ, अरे देखो क्या हो गया, हे भगवान। तो ये सब संबंध हम लोग संबोधन करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी को बताते हैं हम लोग अपनी तरफ से
पुकारते हैं कोई करके, शाबाश तूने ये बाजी मार ली, तो हम लोग क्या किए हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, शाबाश। तो ये चीज़ जो है आज ये कारक का हम भेद पढ़ लिए। इसके भेद 8 भेद होते हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा कारक को, तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कारक के 8 भेद हैं, 8 भेद के बारे में आज बता दिया गया, और आप लोग अपने से भी पढ़ लेंगे, जान लेंगे। थैंक यू।